तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए प्रलय का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को यह नहीं बता पा रहा हूँ कि वह अमर स्फटिक इस समय पृथ्वी के किस बिंदु पर है। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि वह स्फटिक किस जगह के आसपास मिलेगा। वह अमर स्फटिक तुम इच्छाधारी नागों के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। इतना आवश्यक है कि अगर उनको 2 दिनों के अंदर अंदर लाकर मेरी गुफा में प्रस्थापित न कर दिया गया तो शायद तुम में से एक भी नाग जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि उस स्फटिक के कारण ही तुम इच्छाधारी नाग सैकड़ों वर्षों की आयु तक जीवित रहते हो। विशाला से हुई मुठभेड़ ने मुझे इतना शक्तिहीन कर दिया है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पा रहा हूँ। इस कारण से यह जरूरी है कि तुम सारे नाग उस इलाके की तरफ रवाना हो जाओ जहाँ पर स्फटिक के मिलने की संभावना है, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर एक बहुत बड़े इलाके का चप्पा चप्पा छानना पड़ेगा। और तुम सभी नागों के एक साथ जाने का दूसरा कारण यह है कि अगर कहीं स्फटिक पाने के लिए तुम लोगों की विशाला से मुठभेड़ हो गई तो उसको हराने के लिए समस्त नागों को अपनी पूरी शक्ति एक साथ लगानी होगी। अब तुम सब लोग जाने की तैयारी करो। मैं यहीं पर रहकर उस बेहोश अंधे वृद्ध बूढ़े का इलाज भी करूंगा और तुम लोगों की प्रतीक्षा भी। लगभग इसी वक्त नागराज अपने दिमाग में घुमड़ते सवालों का जवाब पाने के लिए नागद्वीप की तरफ बढ़ रहा था। मेरी जल सर्पों से बनी यह अनोखी सर्प नौका मुझे अब थोड़ी ही देर में नागद्वीप तक पहुंचा देगी। तभी मुझे पता चल पाएगा कि नागद्वीप में मेरा प्रवेश निश्चित करने के बावजूद भी महात्मा कालदूत ने क्यों याद किया है। नागद्वीप वैसे तो नागराज को अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था, परंतु वहां तक पहुंच पाना नागराज की किस्मत में नहीं था। अरे यह क्या हो रहा है? नौका टूट रही है, मेरे नाक तड़प रहे हैं, पर क्यों? पानी में डुबकी लगाते ही नागराज को जवाब मिल गया। आह! पानी का स्पर्श होते ही मेरे शरीर में तेज जलन होने लगी है। मुझे पानी से तुरंत बाहर निकलना होगा। शीघ्र ही नागराज पानी से बाहर निकल आया। यह चक्कर क्या है? समुद्र का पानी जलन क्यों दे रहा है? मेरे विष के कारण नागराज। तुमको रोकने के लिए यहाँ के जल में मुझे अपना विष मिलाना पड़ा। विष पिलाना पड़ा, पर क्यों? और तुम हो कौन? वैसे तो मेरे गुलाम मुझे देवी विशाला कहते हैं, पर तुम मुझे अपनी मौत कह सकते हो नागराज। मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे यहाँ पर आने से यह स्पष्ट हो गया है कि विश्वासव तुमसे टकराकर अपने प्राण खो बैठा है। ओह, यानी विषपुत के हत्यारे विश्वासव को तुमने ही भेजा था। तब तो महात्मा कालदूत ने मुझे संदेश तुम्हारे बारे में ही भेजा होगा। वह संदेश तो किसी और संबंध में था। खैर, अब इस बारे में बात करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो तेरा इस दुनिया से विदाई का समय आ गया। तेरी बात सच हो सकती थी विशाला, पर अगर मैं विश्वास से न टकराया होता तब विश्वास के जरिए मुझे तो विपरीत विष शक्तियों का आभास हो चुका है। लेकिन तुझे नागराज की शक्तियों का अंदाजा नहीं है विशाला। नागराज एक अकेला मानव नहीं बल्कि एक पूरी सर्प सेना है। देखते हैं कि तू अपने विपरीत विष से मेरे कितने नागों को रोक सकती है। नागराज ने अपनी कलाइयों से सैकड़ों विषधरों को एक साथ विशाला की तरफ छोड़ दिया। यह तो सच है कि मैं इन सारे नागों को रोक नहीं पाऊंगी। कुछ नाग मुझे काटने में ज़रूर सफल हो जाएंगे और इनके काटने से मेरे शरीर का थोड़ा सा विष पानी बन जाएगा, क्योंकि इनमें भी मेरे विष का विपरीत विष मौजूद है। इसलिए मैं तेरे नागों को कहीं और पहुंचने का इंतजाम कर देती हूँ, इस विशाल एनाकोंडा के पेट में। पहले तो यह विशाल अजगर तेरे सांपों को खींचकर उनको अपना भोजन बनाएगा और फिर तुझको भी अपने पेट में डाल लेगा। आह! इस अजगर की तो पकड़ वाकई बहुत मजबूत है। ऐसे तो यह कुछ ही पलों में मेरी हड्डियों का सुरमा बना डालेगा। इसकी जकड़ से जल्दी ही बाहर निकलना होगा, पर कैसे? मेरी शारीरिक शक्ति तो इस दैत्य की ताकत के सामने बेकार है और इसके विशाल के शरीर में इतना नेगेटिव विष भरा होगा कि मेरा विष दंश भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब शायद ये चट्टानें ही मेरी मदद कर सकती है। नागराज एनाकोंडा के भारी भरकम शरीर को लिए चट्टानों पर आ गिरा और एक नुकीली चट्टान अजगर के शरीर में पेवस्त हो गई। अगले ही पल नागराज ने एनाकोंडा के शरीर को चट्टान पर खींच दिया और चट्टान का नुकीला सिर तलवार की तरह अजगर के शरीर को चीरता चला गया। ये रहा तुम्हारा प्यादा विशाला, जो नागराज को अपने मुंह में दबोचने चला था पर खुद ही मौत के मुंह में चला गया। तेरी क्षमता वाकई प्रशंसा की योग्य है नागराज, लेकिन फिर भी मेरी हाथी सी शक्तियों के सामने तू मच्छर से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह तो तेरी शायद किस्मत अच्छी है कि फिलहाल मेरी तंत्र शक्तियाँ और इच्छाधारी शक्ति कालदूत की शक्तियों को निष्क्रिय करने में व्यय हो गई, लेकिन फिर भी मेरी मामूली शक्तियाँ भी तुझको समाप्त करने में सक्षम है। ये मेरे तंत्र बुले देखने में तुझे साबुन के मामूली बुलबुलों से ज़रूर लगेंगे, लेकिन किसी भी चीज़ से स्पर्श होते ही ये विस्फोट के साथ फटते हैं। एक हथगोले जितने शक्तिशाली विस्फोट के साथ जो तेरे चिथड़े उड़ा देने को काफ़ी है। यह सही कह रही है। तेरे
देर सवेर कोई ना कोई तंत्र बुला मेरे शरीर को फाड़ी डालेगा। विशाला पर हमला करके इसको और तंत्र बुल बनाने से रोकना होगा, लेकिन इस पर सीधे हमला कर पाना असंभव है, इसलिए इस पर दूसरी तरफ से हमला करना होगा। नागराज की उस जोरदार टक्कर से नारियल का पेड़ बुरी तरह से हिल उठा और नारियलों का झुंड सीधे पेड़ के नीचे खड़ी विशाला की खोपड़ी की तरफ लपक गया और विशाला के इस झटके से उबर पाने के पहले ही नागराज एक चट्टान को उसकी तरफ लुढ़का चुका था। अब मैं तुझको काबू में करने के लिए तुझ पर अपने विष दंश का प्रयोग करूंगा। विशाला पर नागराज के तेज जहर का असर तुरंत ही हो गया। आह, तेरा विष तो कालदूत के विष से भी तेज है। मुझ पर नशा छा रहा है जो आम इंसान पर या पशु के शरीर को गला देता है, तुझ पर भी इसका कुछ तो असर हुआ ही होगा। किसी भी नाग या मानव के अंदर इतना तेज जहर पैदा हो पाना संभव नहीं है। यह जरूर किसी देव का विष है, इसलिए अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी। तुझे बंदी बनाकर रखूंगी ताकि जब नागद्वीप की इच्छाधारी नागों को समाप्त करने के बाद मैं गरल गंट की आराधना करूं तो उसमें तेरी बलि चढ़ाऊं। मुझको समाप्त कर पाना तो शायद तेरे लिए संभव है विशाला, परंतु मुझे बंदी बनकर न तो तू रख सकती है और न ही तेरा कोई अस्त्र। मेरा अस्त्र न सही, लेकिन कालदूत का अस्त्र तो तुझे बंदी बना सकता है। नागराज, कालसर्पी जा। कालसर्पी तेरे पास? हाँ, कालदूत से युद्ध के दौरान यह मेरे विष से गलकर 2 टुकड़ों में टूटने के बाद मृत हो गई थी। इसको दोबारा जीवन मैंने दिया है, इसलिए इसकी शक्तियाँ चाहे पहले जैसी ही हो, लेकिन अब यह मेरी गुलाम है और तुम्हारी दुश्मन। किसी भ्रम में मत रहना विशाला, नागराज के पास ऐसे हथियार है जो कालसर्पी को भी काट सकते हैं। मैं जानती हूँ कि वे हथियार तेरे शरीर में वास करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के सर्प हैं, इसलिए मैं ऐसा इंतजाम करके जाऊंगी कि तेरे शरीर के सर्प तेरे शरीर से बाहर ही नहीं निकल पाए। मैं तेरे पूरे शरीर पर अपने विपरीत विष का लेप कर देती हूँ। अब तेरे शरीर से जो भी सर्प बाहर आने की कोशिश करेगा वह सूक्ष्म रूप में होने के कारण गल कर मर जाएगा। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे कहीं और जाना है, पर तुझे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। नागराज फिलहाल तो नागद्वीप के पास चट्टानों के ढेर पर उठे नारियलों के पेड़ से बंधा था, लेकिन जल्दी ही राजनगर में होने वाले एक अजीबोगरीब घटनाक्रम में शामिल होने वाला था। अब और नहीं भाग सकता। अब मुझे इस शैतान का सामना करना ही। धड़ाक। उफ, तेरे गुनाहों का रास्ता यहाँ पर खत्म होता है कीड़े, और तेरे पापों की सज़ा का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। नहीं, ऐसा मत करो। यह मेरा आखिरी कत्ल था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। छोड़ दो मुझे। यह सही कह रहा है ध्रुव, छोड़ दो इसे। कौन? नागराज, तुम यहाँ पर? हाँ सुपर कमांडो ध्रुव, मैं महानगर पुलिस की हिरासत से भागे इस अपराधी का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। इसको एक खून के जुर्म में महानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इसलिए इस पर पहला हक महानगर पुलिस का है और उन्होंने इसको वापस ले आने की जिम्मेदारी मुझको सौंपी है। इसको मेरे हवाले कर दो। यह मैं कैसे कर सकता हूँ नागराज? मैंने इसको खून करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज करा के पुलिस के हवाले कर दूंगा और फिर वहाँ से आवश्यक खाना पूरी करके तुम इसको ले जा सकते हो। तुम बात को समझ नहीं रही हो ध्रुव। इस अपराधी को आज सुबह 9 बजे तक अस्पताल के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है, अदालत के सामने पेश करना बहुत ज़रूरी है, वरना कानूनी अड़चनों की वजह से यह छूट जाएगा और फिर इस पर केस दायर नहीं किया जा सकेगा। अगर मैं इसको राजनगर पुलिस थाने से ले जाने के चक्कर में रहा तो मैं कभी भी वक्त पर महानगर नहीं पहुंच पाऊंगा। सॉरी नागराज, पर तुम्हारी समस्या है, यह तुम्हारी समस्या है। मैं इस अपराधी की रिपोर्ट कराए बगैर इसको जाने नहीं दे सकता। तो फिर अपनी समस्या से भी निपट लो ध्रुव, जो मेरी कलाई से निकल रही है। सांप 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 सांप। ओह, मैं सपना देख रहा था। बड़ा अजीब सा सपना था। नागराज और मैं ऐसी बात पर झगड़ा ही नहीं करते। शायद कल रात समुद्र में उस तांत्रिक से हुए टकराव ने मेरे मस्तिष्क पर बहुत असर डाला है। न जाने क्यों वह तांत्रिक बार बार मुझे नाग होने का सा आभास दे रहा था, नागराज जैसे इच्छाधारी नाग। लेकिन इस सपने ने एक ऐसे दृश्य को मुझे दिखा दिया है जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। भविष्य में अगर कभी मेरा और नागराज का टकराव हो ही गया तो मैं नागराज की शक्तियाँ का सामना नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसी स्थिति के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उसके लिए मुझे खुद कुछ तैयारी करनी होगी। ध्रुव की छठी इंद्रिया संकेत तो सही दे रही थी, लेकिन वह वक्त अभी थोड़ा दूर था, लगभग 17-18 घंटे दूर। अरे यह क्या हो रहा है? नागद्वीप के सारे नाग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? कालसर्पी मेरे गले को दबाए हुए हैं। मैं चिल्लाकर आवाज़ तो नहीं दे सकता, लेकिन मानसिक संपर्क करके नागों को यहाँ पर बुला अवश्य सकता हूँ। मैं अभी इनसे मानसिक संपर्क साधता। अरे, मैं मानसिक संकेत भेज नहीं पा रहा हूँ। कालसर्पी मुझे मानसिक संकेत भेजने से
भेजने से भी रोक रही है। मैं अब तक इस बंधन से छूटने की हर संभव कोशिश कर चुका हूँ, पर यह काल सर्पी ने तो मुझे विष फुंकार छोड़कर अपने शरीर पर पुते विशाला के विष को निष्क्रिय करने दे रही है, और न ही मुझे सर्प रूप में बदलने दे रही है। मेरी शारीरिक शक्ति भी इससे तोड़ने में विफल रही है। अब जब तक कोई रास्ता नहीं सूझता तब तक मैं यहीं पर बंधे रहने को विवश हूँ। इधर नागराज विवश था और पास में ही उसकी जिंदगी के एक ढके छुपे रहस्य पर से पर्दा उठने जा रहा था। अरे यह मैं कहाँ गया हूँ? मैं तो समुद्र में था। एक दुष्ट तांत्रिक के वार ने मुझे मूर्छित कर दिया था। ओह, तो आप होश में आ गए वृद्धवर, और आपकी बातों से स्पष्ट है कि आपकी स्मृति भी वापस आ गई है। वैसे तो यह एक गुप्त स्थान है, परंतु मैं आपको यह बताने में कोई नुकसान नहीं समझता कि इस वक्त आप नागद्वीप पर हैं, इच्छाधारी नागों का एक गुप्त आवास द्वीप। और हमें आपसे इस बात के लिए क्षमा भी मांगनी है कि आप पर हमला करने वाला दुष्ट तांत्रिक भी हमारे नागद्वीप का ही एक इच्छाधारी नाग है। मैं कालदूत हूँ, इस नागद्वीप का मुखिया मान सकते हैं आप मुझको, परंतु आपका यहाँ तक आने का क्या अभिप्राय था यह तो मैं आपको बताऊंगा ही मान्यवर। मैं वेदाचार्य अंधा अवश्य हूँ, परंतु मेरे अंदर दूसरों की शरीर तरंगों को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता मौजूद है, और आपकी शरीर तरंगें मुझे इस बात का आभास दे रही कि अभी आप थोड़े विचलित भी हैं और घायल भी। साथ ही साथ यहाँ कहीं भी आसपास से मुझे और किसी प्राणी के शरीर तरंगों का आभास नहीं हो रहा है। अभी अभी आपने बताया कि आप मुखिया है, यानी इस द्वीप पर और कई प्राणी वास करते हैं। वे सब कहाँ हैं और आप घायल क्यों हैं? अगर उचित समझे तो मुझे बताएं। महात्मा कालदूत यह तुरंत समझ गए कि अपनी याददाश्त वापस आते ही वेदाचार्य के मस्तिष्क से बीच की सारी यादें मिट चुकी है। विशाला से कालदूत के टकराव की याद भी उन्होंने वेदाचार्य से को सारा घटनाक्रम समझा दिया, और सारे नाग उसी वस्तु की तलाश में गए हैं जिसे विशाला यहाँ से उठा ले गई है। ओह, परंतु ये आपकी चिंता का कारण तो नहीं हो सकता। नहीं वेदाचार्य, हमारी चिंता दूसरे कारण से है। हम इस वक्त द्वीप पर अकेले हैं और हमारी शक्ति क्षीण है। अगर कहीं विशाला आ गई तो हम अकेले नागद्वीप की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ओह, तब तो मेरे पास आपकी चिंता का समाधान है। मैंने अपने समय में कई तिलिस्मों की रचना की है मान्यवर। मैं इस द्वीप को अपने तंत्रों द्वारा इस प्रकार से सुरक्षित कर सकता हूँ कि बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ द्वीप में ही न घुस सके। विशाला भी चूंकि बाहर की प्राणी है, इसलिए तब वह भी इस द्वीप में घुस नहीं पाएगी। शायद देवता ने ही आपको हमारी मदद के लिए भेजा है मान्यवर। अगर आप ऐसा कर सके तो नागद्वीप सचमुच सुरक्षित हो जाएगा। आप चाहें तो अपना काम तुरंत शुरू कर सकते हैं। वेदाचार्य ने नागद्वीप को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया, और जब उनका काम समाप्त हुआ तो रात का धुंधलका धीरे धीरे गिरने लगा था। नागद्वीप तो सुरक्षित हो गया था, लेकिन राजनगर के लिए आज कहर की रात थी। इच्छाधारी नागों की टोली राजनगर में आ पहुंची थी। राजनगर का चप्पा चप्पा छानकर अमर स्फटिक ढूंढने के लिए सोता हुआ राजनगर चौंक कर जाग उठा। एक अजीबोगरीब वाकया करवे रोड पर हो रहा है। मंत्री निवास में घुसे एक सांप को पकड़ने की जब कोशिश की गई तो वह आधा मानव और आधे सांप में बदल गया। वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहा है। एरिया के सभी जिप्सी जीपे वहाँ पहुँचे। दूरदर्शन पर स्पेशल लोकल बुलेटिन प्रसारित होने लगे। अब तक 16 स्थानों से ऐसे अजीब सांपों को देखे जाने का समाचार आए हैं, लेकिन हर मिनट नए स्थानों से भी ऐसी सूचनाएं आ रही है। रात की गश्त पर निकले सुपर कमांडो ध्रुव की मोटरसाइकिल में लगा पुलिस बैंड ट्रांसमीटर हर सूचना को ध्रुव तक पहुंचा रहा था। अचानक यह क्या होने लगा है? इतने सारे सर्प मानव राजनगर में कहाँ से आ गए? मुझे नागराज की मदद लेनी होगी। भारती के जरिए नागराज को यहाँ पर बुलाया जा सकता है, लेकिन ध्रुव को भारती से कोई मदद नहीं मिली। मैं भी नागराज को ही ढूंढ रही हूँ ध्रुव, लेकिन कल शाम से ही उसका कोई पता नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, वह जहाँ पर भी होगा इस सूचना को सुनकर तुरंत राजनगर पहुँच जाएगा। यह नागराज इस मुसीबत के समय में कहाँ गायब हो गया? 5 खतरनाक नाग मिलिट्री बेस के आसपास तोड़फोड़ मचा रहे हैं। सभी पुलिस वैन इन्होंने मिलिट्री तक को नहीं छोड़ा। मुझे तुरंत मिलिट्री बेस पहुंचना होगा। मिलिट्री बेस में स्थिति सचमुच काफ़ी खतरनाक होने जा रही थी, क्योंकि नागद्वीप के सबसे जाबाज 5 सांप मिलिट्री बेस में स्फटिक खोजने आ पहुंचे थे। सर्पराज, नागदेव, नागार्जुन, नागप्रीति, सिंहनाग। हमारा रास्ता छोड़ दो मानवो, हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास थोड़ी बहुत तोड़फोड़ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास। अब चुपचाप वहीं चले जाओ जहाँ से आए हो, वरना सीधे परमात्मा के पास भेज दिए जाओगे। दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था।
इसलिए टकराव तो निश्चित ही था और पहला बार नागों की तरफ से ही होना था, क्योंकि रास्ते की रुकावट तो उनको ही हटानी थी। बंदूकें गिराने का काम नागार्जुन के गांडीव और सर्पराज की गदा भूमंडा ने किया और उसके बाद तो कोई भी पीछे नहीं रहा। नागदेव ने अपनी दाढ़ी का भरपूर इस्तेमाल किया। मेरी दाढ़ी का शिकंजा तुझे बेहोश होने के बाद ही छोड़ेगा। और नाग प्रेती ने बंदूकों और पिस्तौल से अपने पेट को भरने का काम किया। चलो अब स्फटिक को ढूंढो। महात्मा कालदूत ने हमको बताया है कि स्फटिक से 5 कदम के घेरे में आते ही हमको स्फटिक का आभास हो जाएगा, इसलिए जो भी चीज़ हमारे रास्ता रोके उसको हटा दो। लेकिन सर्प मानव यह नहीं जानते थे कि इस वक्त वह सेना के इलाके में थे। हमको रास्ते से हटना नहीं, हटाना आता है सर्प मानव, क्योंकि हम सैनिक हैं, देश पर मर मिटने वाले सैनिक। फायर! तोप का गोला 5 सर्प सैनिकों के चिथड़े उड़ाने के लिए दगा तो जरूर, परंतु चिथड़े उनके नहीं बल्कि उनके पीछे वाले बाउंड्री वाल के उड़ गए, क्योंकि उसी पल पांचों सर्प रूप में आ चुके थे। सर्प रूप को छोड़ने में भी पांचों को पल भर का वक्त लगा और भूमंडा ने टैंक के टुकड़े कर दिए। क्रोधित नागार्जुन के बाण स्तब्ध सैनिकों के सिर उड़ा देने को लपके, लेकिन रास्ते में ही रोक लिए गए। सुपर कमांडो ध्रुव सैनिकों के लिए भगवान का अवतार बनकर आ गया था। नागार्जुन के बाणों की गति की बराबरी कर सकने वाला मानव साधारण नहीं हो सकता। कौन हो तुम? मेरा नाम ध्रुव है, नाग मानव, और मैं नागराज का मित्र हूँ। नागराज को तो तुम अवश्य ही जानते होगे। मैं नागराज के मित्र के नाते तुमसे यह तोड़फोड़ बंद करके मुझे यह बताने की विनती करता हूँ कि आखिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम विवश है ध्रुव, हम न तो यह तोड़फोड़ बंद कर सकते हैं और न ही तुमको कुछ बता सकते हैं, तो फिर मैं भी तुमको रोकने के लिए विवश हूँ, अगर प्यार से नहीं तो ताकत से। तुम हमको रोकोगे? हम 5 पूरी पृथ्वी को अकेले सामना कर सकते हैं। तू पहले नागार्जुन के बाणों की वर्षा से बच कर दिखा, फिर बाकी 4 योद्धाओं से निपटने की सोचना। नाग यह नहीं जानते थे कि उनका सामना सुपर कमांडो ध्रुव से था, किसी मामूली मानव से नहीं। चलो अलग अलग दिशाओं में फैलकर तलाशी चालू कर दो। इस दूध पीते बच्चों को नागार्जुन कुछ ही पलों में प्राणहीन कर देगा, लेकिन ध्रुव को प्राणहीन कर पाना इतना आसान नहीं था। टैंक की यह मोटे लोहे की चादर मुझे नागार्जुन के बाणों से ढाल की तरह बचाएगी भी और उसके धनुष को तोड़ेगी भी। नागार्जुन के हाथों में अर्जुन का गांडीव है ध्रुव, ऐसे वारों से तो इस पर खरोच तक नहीं आएगी। अब मैं तुझे दिव्य बाणों की शक्ति दिखाता हूँ। सबसे पहले देख व्यवास्त्र की शक्ति, जिसकी तीव्र वायु शक्ति तुझको लट्टू की तरह नचा डालेगी। और अब बच मेरे आग्नेयास्त्र से। ऐसे 2-3 और तीरों से तो मेरी जीवन नैया भव सागर को पार कर जाएगी। इसके अस्त्रों को बेकार करना पड़ेगा। इस पौराणिक धनुष गांडीव पर तो शायद एटम बम भी असर न करे, लेकिन एक चीज़ है जिस पर मैं वार करने की कोशिश कर सकता हूँ। अरे तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। मैं तुझको बता चुका हूँ कि तेरा कोई भी हथियार मेरे धनुष पर बेकार है। धनुष पर तो मैं वार कर ही नहीं रहा नागार्जुन, मेरा निशाना तो तेरे धनुष की डोरी है, और जब तक तुम धनुष पर दूसरी डोरी चढ़ा पाओगे तब तक मैं तुमको बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दूंगा। नाजुक स्थान पर हुए वार को नागार्जुन सह नहीं सका। यह धनुर्धारी नाग तो गया, अब जरा दूसरों की भी खबर ली जाए। सर्पराज का गदा भूमुंडा अपनी कहर बरसा रही थी। यह मशीनी यंत्र हटाकर देखा जाए, शायद स्फटिक यहीं कहीं पर हो। नहीं, मुझे आभास नहीं हो रहा है, स्फटिक यहाँ पर नहीं। तूने सर्पराज पर पैर उठाने की जुर्रत की, जिसकी गदा भूमुंडा पहाड़ों को भी चूर चूर करके रेगिस्तान में बदल सकती है। तो सोच कि ये तेरे शरीर का क्या हाल करेगी। ओह, इसकी गदा तो बहुत तेज गति से मेरी तरफ आ रही है। मुझको आखिरी वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि मैं इस प्रलयंकारी गदा के रास्ते से अलग हट सकूं। ध्रुव तो गदा के रास्ते से अलग हट गया, लेकिन गदा पीछे की 4 दीवारी को तोड़ती हुई वापस सर्पराज के हाथ में जा पहुंची। ओह, इसकी गदा तोड़ फोड़ करके वापस इसके हाथ में पहुंच जाती है। यह इस शक्ति को अपनी ताकत समझता है, लेकिन मैं इसकी इसी ताकत को इसकी कमजोरी बना सकता हूँ। बड़ा कच्चा निशाना है तुम्हारा सर्पराज, फिर से कोशिश करके देखो। इस बार तेरा सिर फूटने से नहीं बचेगा ध्रुव, ले संभाल। सर्पराज की गदा इस बार ध्रुव की गर्दन को छूती हुई निकली। आह, इस बार अगर मैं चूक गया तो अगला बार मेरी खोपड़ी को कुचल ही डालेगा। गदा मुझ पर वार करने के बाद वापस सर्पराज की तरफ बढ़ रही है। अब अगर मैं स्टार लाइन को इसमें फंसाकर इस गदा को ऐसा झटका दूं कि इसके हाथ की तरफ बढ़ती गदा इसके मुंह से जा टकराए तो मेरा काम बन जाएगा। बन गया काम। सर्पराज अपने ही गदा का वार सह नहीं सका। अब जरा बाकी तीनों का हलचल
ले लिया जाए। उसकी आवश्यकता नहीं है बच्चे। सर्पराज की चीख सुनकर नागदेव और नागप्रेती आ गए हैं और हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गरुड़ दंड मार इसको। नागदेव का आदेश मिलते ही गरुड़दंड ध्रुव पर टूट पड़ा तड़ाक, लेकिन ध्रुव के एक सटीक दांव ने गरुड़दंड को उसको जूते के नीचे ला पटका। ओह, चाल तो अच्छी चली तूने, लेकिन गरुड़दंड को तेरे संसार की कोई भी शक्ति ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती। मेरे संसार की न सही, लेकिन तुम्हारे संसार की शक्ति तो इस दंड को दबा सकती ही होगी, जैसे ये भमुंडा गदा। ओह, बड़ा भारी है ये गदा, तो मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके भी इस गदा को जरा सही हिला पा रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा की ज़रूरत मुझे है भी नहीं। ध्रुव ने भुमुंडा गदा को खींचकर गरुड़दंड को उसके नीचे दबा दिया। ओह, गरुड़दंड अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नागदेव की दाढ़ी से तू बच नहीं सकता। नागदेव का यह भ्रम जल्दी ही दूर हो गया। अरे, मेरी दाढ़ी तो इस लड़के को नहीं बांध पाई, उल्टे इसने ही मेरी दाढ़ी में गांठ लगा दी। यह ऐसे काबू में नहीं आएगा। तू इसको अपनी दाढ़ी से मेरी तरफ धकेल और मैं इसको खा जाऊंगा। वैसे तो मैं किसी को भी अपनी बाहों में दबोच शरीर में समा कर खाया करता हूँ, लेकिन इसको मैं अपने मुंह में खाऊंगा ताकि इसका स्वाद लेकर खाया जा सके। बस मुंह से खाने में एक ही समस्या है, जब तक मैं मुंह से खाए जाने वाली चीज़ को पूरा ना खा लूँ तब तक रुक नहीं सकता। खैर, रुकने की ज़रूरत भी क्या है, इसको तो मैं बिना रुके ही खाना पसंद करूँगा। आजा आजा। ये नागप्रेती तो सचमुच बहुत खतरनाक लग रहा है। ये जो कह रहा है वह कर भी दिखाएगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि मैं नागदेव और नागप्रेतों को आपस में उलझा दूं। आजा आजा। ध्रुव ने नागदेव की दाढ़ी को नागप्रेती के खुले मुंह में डाल दिया। नागप्रेती बिना कुछ सोचे समझे नागदेव की दाढ़ी को निगल गया। अरे, यह तूने क्या कर दिया नागप्रेती? यह दाढ़ी मेरे शरीर का ही एक हिस्सा है। अब तू जब तक मुझे पूरा नहीं खा जाएगा तब तक नहीं रुक सकता है। तुझसे बचने का एक ही रास्ता है कि मैं दाढ़ी को बढ़ाता ही जाऊं और मैं खाता ही जाऊं। इस लड़के ने किस मुसीबत में फंसा दिया हमको, क्योंकि मेरी दाढ़ी को तो किसी भी चीज़ से काटा नहीं जा सकता। अब मैं तुम्हारे आखिरी बचे साथी से निपटने जा रहा हूं, तब तक तुम इस मुसीबत से बचने का रास्ता खोज लो। नागप्रेती और नागदेव को तो बचने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं और किसी और के दिमाग में आशा की किरणें कौंधने लगी थी। आहा, विशाला मुझे बांधते वक्त एक चीज़ को तो भूल ही गई थी। समुद्र में रात के वक्त उठने वाले ज्वार भाटे को। इस वक्त ज्वार भाटा आया हुआ है। इस समुद्र का पानी कुछ ही पलों में मेरे नज़दीक आ जाएगा, कुछ ही कदमों की दूरी पर। इस वक्त अगर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इस पेड़ को जड़ से ही उखाड़ डालूं तो मैं इस भारी भरकम वजन को लेकर कुछ कदम चलकर समुद्र के पानी तक पहुंच सकता हूं, और ज्वार भाटे के कारण तेजी से घटता बढ़ता यह पानी मेरे शरीर पर पुते विशाला के विष को धो डालेगा, और देवकालजयी से प्राप्त शरीर में वास करने वाले विशेष नाग फनी सर्प मेरे शरीर से बाहर आकर मुझे काल सर्पी से छुटकारा दिला देंगे। नागराज के शरीर से निकले नागफनी सर्प कालसर्पी पर चारों तरफ से टूट पड़े, और विशाला की विपरीत शक्तियों से युक्त होने के कारण कालसर्पी इस हमले के सामने टिक न सका। शीघ्र ही नागराज आजाद था। अब मुझे जल्दी से जल्दी नागद्वीप पहुंचकर इस बात का पता लगाना होगा कि आखिरकार नागद्वीप के सारे इच्छाधारी सर्प कहाँ गए हैं। लेकिन नागद्वीप में एक आश्चर्य नागराज का इंतजार कर रहा था। अरे, यह क्या, मैं नागद्वीप में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ? कोई शक्ति मुझे अंदर घुसने से रोक रही है। नागराज भी चूंकि नागद्वीप के लिहाज से बाहरी व्यक्ति था, इसलिए वेदाचार्य का तिलिस्मी उसे भी रोक रहा था। पसीने पसीने होने के बाद नागराज को नागद्वीप में घुसने का ख्याल छोड़ ही देना पड़ा। अब यह कैसे पता चलेगा कि नागद्वीप के सारे नाग कहाँ गए हैं? एक तरीका है। नागानंद, मेरे शरीर में वास करने वाले नागों का भूतपूर्व सेनापति, जिसको मैंने नागद्वीप छोड़ते वक्त गुप्त रूप से यहाँ छोड़ दिया था, उससे मानसिक संपर्क करके सारी बातों का पता चल सकता है। नागानंद इस वक्त 3 जाबाजों से एक साथ जूझ रहा था। कमांडो कैडेट करीम पीटर रेणु से कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर में। इनमें से तो एक से भी अकेले निपट पाना मुश्किल काम है, फिर ये 3 हैं। बगैर 20 नखों का इस्तेमाल किए काम नहीं चलेगा। ओह, इसने रेणु को अपने नाखूनों से खरोच मार दी है। ये नाखून जरूर विषैले होंगे। करीम, इस पर जल्दी काबू पाने की कोशिश करो, वरना रेणु को हम अस्पताल नहीं ले जा पाएंगे। पार्ट 2 यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट भाग बहुत जल्द लेके आऊँगा। समाप्त।